देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव आयोग को आखिरकार झुकना पड़ा है। बताएंगे कैसे 2019 के चुनाव के बाद लाए गए एक बड़े बदलाव को वापस लेना पड़ा है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कैसे अब ईवीएम की गिनती रोककर बैलेट पेपर से पहले गिनती कराई जाएगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव में बुरी तरीके से पिछड़ता देख एनडीए गठबंधन के लोगों ने अब 7500 करोड़ रुपए जनता के खर्च करने का फैसला लिया है दोस्तों। बताएंगे कैसे वोटों को खरीदने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर प्रियंका गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने भी फिलिस्तीन को लेकर एक कई पन्ने का आर्टिकल लिखते हुए बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। बताएंगे उन्होंने कौन कौन से मामले को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन की जगह डंडा मिलन सम्मेलन हो गया और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में बताएंगे एक सर्वे ने किया है ऐसा दावा जिससे बिहार के अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे पूरी तरीके से पानी मांगते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी नजर आने लगे हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के लोग केवल बैलेट पेपर पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 23 मई 2019 को देश के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए थे दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को जब अपने दम पर पहली बार बहुमत मिला था तब 23 मई 2019 को गिनती की गई थी। लेकिन उससे 5 दिन पहले यानी 18 मई 2019 को चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्देश जारी किया जाता है दोस्तों। इस निर्देश में चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से जो वोट काउंटिंग की जा रही है, गिनती की जाती है, उसके अंतिम राउंड से बैलेट पेपर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी एक तरफ ईवीएम से गिनती होगी, दूसरी तरफ जो बैलेट पेपर होता है उसकी गिनती होगी और दोनों अलग अलग तरीके से गिनती होगी, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। इसका नुकसान कई बार चुनाव में देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। लगभग 19 ऐसी सीटें थी जहां पर ईवीएम की गिनती खत्म होने के बाद जो बैलेट पेपर की गिनती की गई उसमें कई सारे वोटों को अवैध करार दे दिया गया दोस्तों, जिसके कारण कई सारे सीटों पर काफी कम अंतर से चुनाव के नतीजे तय किए गए। ऐसी ही एक सीट बिहार के नालंदा की हिलसा सीट थी दोस्तों, जहां पर 12 वोट से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। 551 पोस्टल में से 182 को निरस्त कर दिया जाता है। यानी अधिकारी अपने हिसाब से तय करते हैं कि कौन से पोस्टल की गिनती होगी, यानी बैलेट की गिनती होगी और किसको रद्द कर दिया जाएगा, किस बैलेट पर सही तरीके से वोट नहीं डाला गया। और उसके बाद अधिकारियों ने तय किया तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का नेता केवल 12 वोट से चुनाव जीत जाता है दोस्तों। ऐसे ही कई और सीटों पर कहीं पर 66 वोट से नतीजे तय किए गए, कहीं पर 182 वोटों से नतीजे तय किए गए दोस्तों। और इसके कारण बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार विरोध किया था दोस्तों। ऐसे ही जयपुर ग्रामीण सीट पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 2490 पोस्टल बैलेट यानी बैलेट की जो गिनती थी दोस्तों उसे निरस्त किए जाने और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया था। उनके हार का अंतर केवल 1615 वोट था लोकसभा की सीट पर। ऐसे ही फतेहपुर सीकरी की सीट का भी ये हाल था दोस्तों। और कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रशासन के साथ मिलकर बैलेट पेपर की गिनती के हिसाब से नतीजे बदल दिए जा रहे हैं। यानी पहले ईवीएम से गिनती कर ली जा रही है और उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसमें हेरा फेरी बाद में देखने को मिलती है जब बैलेट पेपर के गिनती कराए जाते हैं दोस्तों। और कई सारे वोटों का अवैध घोषित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यह विवाद अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जोरदार विपक्ष के विरोध के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव की गिनती से पहले लाए नियम में बदलाव कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन जानकारी सामने आई है जहां पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहे हैं वो 2019 के लाए गए नियम के इतर होगा। यानी जो डी लिंकिंग वाला नियम लेकर आया गया था कि ईवीएम की गिनती अलग होगी और बैलेट पेपर की गिनती अलग होगी, उसे अब पुरानी स्थिति में लेकर आया गया है दोस्तों। यानी ईवीएम की गिनती और बैलेट पेपर की गिनती एक साथ चलेगी और जब अंतिम राउंड में ईवीएम की गिनती होने वाली होगी उसे तब रोक दिया जाएगा। अगर बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हुई फिर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी दोस्तों और पोस्टल बैलेट को गिन लिया जाएगा और जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आखिरकार जाकर ईवीएम को अंतिम राउंड में गिनती के लिए लेकर आया जाएगा। तो पहले बैलेट पेपर की गिनती हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम खुलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद अधिकारियों को नहीं पता चल पाएगा कि कितने और वोटों की जरूरत है उनके समर्थित उम्मीदवार को जीतने के लिए। यानी कई बार माना जाता है कि अधिकारी राज्य सरकार में जो पार्टी होती है उसके साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों। कई सारे हाई प्रोफाइल सीट पर कई सारे गंभीर आरोप लगते रहते हैं और ऐसे में इस तरीके के बदलाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि इससे बहुत कुछ बदलेगा या फिर सबसे पहले चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 2019 में नियम बदला क्यों? आपका कहना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए काफी जरूरी है दोस्तों। अगर एनडीए गठबंधन को आपस में बने रहना है और सरकार में अपनी स्थिति अच्छी रखनी है तो उनको कैसे भी बिहार का चुनाव जीतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को सरकार में बने रहना है तो ये चुनाव उनके लिए बेहद जरूरी है और यही बड़ा कारण है कि बार बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई सारे नेता बिहार का दौरा करते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी के कई दौरे के बाद अब वो एक बार फिर से बिहार जा रहे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं दोस्तों जिससे बीजेपी की नैतिकता और चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो खबर है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कई सारे सर्वे में झटका लग रहा है और बिहार चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवा रहा है दोस्तों। और इसीलिए खबर यह सामने आई है कि 10,000 रुपए हर महिला को ट्रांसफर करने के लिए बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है, जिस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यक्रम के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 75 लाख लाभार्थियों को 7,500 करोड़ रुपए जारी करने वाले हैं दोस्तों। ये राज्य सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य तथाकथित तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए किया जा रहा है दोस्तों। यानी 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो आप लोग समझिए कि किस तरीके से बिहार सरकार के 7500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा राज्य के अंदर महिला वोटरों को अपने साथ में लाने के लिए दोस्तों। यानी आप समझिए कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी सरकार की विफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है और इस तरीके से लोगों के वोटों को खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरीके से पैसे का बंटवारा करना, वो भी सरकारी पैसे का, साफ पता चलता है कि चुनाव में खराब होते हालात को लेकर यह फैसला लिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस तरीके के किसी भी पैसे के बंटवारे पर रोक लगाना चाहिए, बीजेपी को अपने अकाउंट से पैसे निकालकर लोगों को देने चाहिए। सरकारी पैसे का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए जो किया जा रहा है इस पर चुनाव आयोग रोक लगाए, वरना ये विपक्ष और बीजेपी के बीच के अंतर को दिखाता है दोस्तों कि कैसे सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को रिझाया जा रहा है, जबकि विपक्ष के पास इतने पैसे नहीं है लगाने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं चुनाव किस तरीके से अब एक खेल बन चुका है जिसमें सत्ताधारी दल के लोग इस तरीके से पैसे लुटाकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर वास्तविकता में वो चाहते हैं कि देश के अंदर चुनाव सभी लोगों के लिए बराबरी तरीके से हो तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है दोस्तों। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर जो फैसला लिया जा रहा है उसकी जमकर आलोचना की है दोस्तों। सोनिया गांधी कहती हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत को नेतृत्व करना चाहिए कि कोई समाधान निकले। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख बहुत निराशाजनक है। सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। ये भारत के पुरानी विदेश नीति से भी अलग है। यानी भारत हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है दोस्तों, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद से फिलिस्तीन को लेकर एक उदासीन रवैया दिखाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इसे लेकर ही नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा। भारत का इतिहास न्याय, शांति और मानव अधिकार के पक्ष में रहा। यही मूल भारत की विदेश नीति और पहचान रही है जिसे बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के कई सारे देशों ने, बल्कि 150 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। ये कदम उन फिलिस्तीनी लोगों के सपने और उम्मीदों को मान्यता देने का ऐतिहासिक शुरुआत है जो लंबे समय से अपनी पीड़ा झेल रहे हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि चुप रहना अन्याय को चुपचाप समर्थन देने जैसा है। उन्होंने कहा कि अब भारत की असली परीक्षा है कि वो न्याय और मानवाधिकार के साथ खड़ा होता है या नहीं। भारत का इतिहास और उसके मूल्य बताते हैं कि उसे फिलिस्तीन की आवाज बनना चाहिए। ये इजराइल या फिलिस्तीन में से किसी एक को चुनने का मामला नहीं है, बल्कि सच और सिद्धांत के साथ खड़े रहने का मामला है। यानी भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया दोस्तों, तो भारत ने उसका विरोध किया। भारत ने कहा कि किसी एक देश को दूसरे देश पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत हमेशा कब्जा करने वाले देश का विरोध करेगा। और ये शुरू से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भारत की नीति रही है दोस्तों। लेकिन अब जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर उदासीन रवैया दिखाया जा रहा है, सोनिया गांधी ने भारत के पुराने नीति को याद करवाया दोस्तों। बीजेपी वालों को बताया कि भारत की नीति ना बदले। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर बार डंडा मिलन कार्यकर्ता बनता जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि खबर सामने आई है बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर एनडीए गठबंधन के लोगों ने मुजफ्फरपुर के अंदर एक कार्यक्रम रखा था दोस्तों। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपने आप को बताने वाले, यानी मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री बताने वाले जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद वीणा देवी के सामने उनकी बेटी कोमल सिंह का भारी विरोध हुआ दोस्तों। कोमल सिंह ने जेडीयू वालों का कॉलर पकड़ लिया। यानी चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता
जनता के गिरेबान को पकड़ लिया दोस्तों, और इसके बाद जोरदार तरीके का बवाल हुआ। आपको बता दें कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हर जगह कोई ना कोई ऐसा विस्फोट देखने को मिलता है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि एनडीए वाले बिहार चुनाव में एकजुट होना तो दूर की बात, ये लोग एक साथ एक मंच पर दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि मंच पर अगर दिख भी गए तो बवाल शुरू हो जाता है। इससे एक बात स्पष्ट है कि एनडीए के लिए बिहार का चुनाव काफी मुश्किल हो चुका है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि अब 7500 करोड़ रुपए सरकारी पैसे खर्च करके चुनाव को अपनी ओर लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के चुनाव के मद्देनजर बिहार तक पर एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि पोल ट्रैकर नाम के एक सर्वे करने वाली एजेंसी ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब बिहार की जनता से सवाल पूछा, तो बिहार के लोगों ने इस बार जो बयान दिया है और जो समर्थन जताया है दोस्तों, वो पिछली बार से काफी अलग है। बिहार का ओपिनियन पोल आया है जिसमें युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी है, ना कि नरेंद्र मोदी, यानी राहुल गांधी को 47% लोगों ने अपनी पहली चॉइस माना है, यानी फर्स्ट चॉइस है राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए। और अगर दूसरी बात करें नरेंद्र मोदी की दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा नीचे गिर गई है। नरेंद्र मोदी को 39% केवल लोग अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री के तौर पर वर्तमान में भी देखना चाहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार से ही अब हवा बदलती जा रही है दोस्तों। लोग परेशान हो चुके हैं, बीजेपी वाले कोई काम करते नहीं, और उसके बाद अब 7500 करोड़ रुपए बांटकर चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है दोस्तों। सोनम वांगचुक को लेकर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा भड़काऊ भाषण देने के कारण लेह लद्दाख के अंदर जोरदार बवाल हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कोई खासकर गोदी मीडिया और बीजेपी के समर्थक बीजेपी वालों से केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं पूछ रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इस जिम्मेदारी को निभाने में कैसे फेल हो गए, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती है उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने यही बात पूछी है दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अमित शाह को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के अंदर वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सवाल अमित शाह से पूछा जाना चाहिए। सोनम वांगचुक ने इस पूरे मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की जान चली गई, और अब सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कभी एफसीआरए का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी दी जा रही है दोस्तों। कभी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री जो इंतरिम प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की है, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान गए थे। यानी इस तरीके की थ्योरियां चल रही है दोस्तों। यानी सवाल जो पूछ रहे हैं सोनम वांगचुक, उस पर जवाब देने की जगह और जो असली मुद्दे हैं उस पर जवाब देने की जगह तमाम तरीके के हर कहानियां सुनाई जा रही है दोस्तों। अलग अलग तरीके की दंत कहानियां सुनाई जा रही है। दो शब्द आप लोग इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मोदी सरकार के मंत्री है जीतन राम मांझी दोस्तों। जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर जीतन राम मांझी के सामने चिराग पासवान ने कराया हंगामा। क्या ये सवाल इसलिए पूछा गया दोस्तों क्योंकि हम पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार की सीट टेकारी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लोजपा के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। इस बात को लेकर जीतन राम मांझी जोरदार तरीके से भड़क गए दोस्तों। आपको बता दें कि टेकारी विधानसभा सीट को लेकर यह घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अनिल कुमार यानी हम पार्टी के नेता चुनाव जीते थे दोस्तों, और वर्तमान में विधायक भी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुमंत कुमार थे, लेकिन तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे वो एलजेपी के नेता यानी चिराग पासवान की पार्टी के नेता कमलेश शर्मा थे दोस्तों, जिनको 16,385 वोट मिला था। तो इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो हम पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी, इस बार भी वो सीट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एलजेपी आर को यहां पर लगभग 8% के आसपास वोट शेयर मिला दोस्तों अकेले जब लड़े, तो उनको उम्मीद है कि इस सीट पर अगर उनका कैंडिडेट एनडीए के टिकट पर लड़ेगा तो उनको ये सीट मिल जाएगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा कि ये सीट देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में अब लगातार खींचतान जारी है दोस्तों। कहीं पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर भिड़ जा रहे मुजफ्फरपुर के अंदर, कहीं पर जीतन राम मांझी के सामने एलजेपी आर के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग देखिए कि बिहार का चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए किस ओर जा रहा है। साथ साथ कर्नाटका सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है दोस्तों कि 2023 के चुनाव से पहले अलंद विधानसभा सीट को लेकर मतदाता सूची
के नाम हटाने के लिए जो अनियमित आवेदन यानी इर्रेगुलर एप्लीकेशन किए गए थे, उनमें से करीब 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। यानी 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग क्षेत्रों से लोगों के नाम कर्नाटका में काटे गए। चुनाव आयोग के मतदाता ऐप यानी NVSP, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ा ऐप में OTP के जरिए लॉगिन करके कर्नाटका के आलंद विधानसभा से 254 मतदान केंद्रों से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। कुलबुर्गी जिले के आलंद के उन 2 निर्वाचित क्षेत्रों में से ये नाम काटे गए दोस्तों, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर चुके हैं और ये काफी ज्यादा विवादों में रहा है पूरा क्षेत्र। इस पूरे मामले को लेकर और भी कई खुलासे अब होंगे, क्योंकि CID के बाद SIT की टीम का गठन हुआ है। दोस्तों देखते हैं इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले से जुड़ी आती है। दोस्तों इसी के साथ में कर्नाटका हाईकोर्ट का जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने से पूरी तरीके से इंकार सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि आंकड़े को गोपनीय रखा जाएगा, इसके निर्देश हमने दे दिए हैं और बाकी सर्वे कराना सरकार का अधिकार है, वो करवा रहे हैं जाति आधारित सर्वेक्षण। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी समाज के लोगों को न्याय मिले। अच्छी बात है। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका में कोशिश की जा रही है कि जातिगत आधारित सर्वे रोका जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार, खासकर राहुल गांधी की जो विचारधारा है दोस्तों एकदम क्लियर है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर सभी समाज के लोगों के आर्थिक, उनके सामाजिक स्थिति के बारे में सर्वे के माध्यम से पता चले और उसके बाद जो सरकार की पॉलिसी होती है उसको उस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि समाज के पिछड़े और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सके। और इसके लिए जरूरी है कि जाना जाए कि आखिर कौन सा समाज है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है और सबसे ज्यादा भारत के मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों कर्नाटका सरकार के फैसले पर और उसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा समर्थन करने पर लिखिएगा जरूर। साथ साथ आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने धारा 370 हटाकर अपना पीठ थपथपाया था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से लद्दाख के सांसद थे जामयांग नामग्याल दोस्तों, उन्होंने उस दौरान एक भाषण दिया तो जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उस भाषण में वो कश्मीर के नेताओं को खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि धारा 370 के कारण हमको नुकसान हुआ, आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है, आपको केवल कश्मीर दिखाई देता है, लद्दाख और उसके आसपास का इलाका दिखाई नहीं देता, जम्मू दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद अब उनका वीडियो वायरल हुआ तो दोस्तों लोगों ने पूछा कि आखिर जब सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद मैदान में उतरकर विरोध कर रहे हैं तो आखिर बीजेपी के वो सांसद जामयांग कहां चले गए जो जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर कभी बोला करते थे। यानी बीजेपी के खुद के मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा हुआ था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड करेंगे, यानी 6ठी अनुसूची में जोड़ेंगे, जिसके कारण लद्दाख के लोगों को आदिवासी क्षेत्र की तरह सुरक्षा मिलेगा। लेकिन बाद में पता लगा दोस्तों कि अब बीजेपी के नेता दिखाई भी नहीं देते। एक टाइम में भाजपा इनको लद्दाख का सबसे बड़ा नेता बता रही थी और माहौल बनाया जा रहा था कि ये भाजपा का भविष्य बनेंगे दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि भविष्य बनना तो दूर की बात। अब लोग सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर ये चले कहां गए, आजकल दिखाई भी नहीं देते। इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि आपको याद है इनका वो भाषण जो बीजेपी वाले काफी वायरल करवा रहे थे। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां सोनम वांगचुक पर लग रहे आरोपों को लेकर आखिरकार उनकी ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। वो कहते हैं कि एक भी CRPF या पुलिस के जवान की ना तो मौत हुई है, ना ही उन्हें कोई चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि किसी भी प्रदर्शनकारी ने उन पर कोई हमला नहीं किया। बाकी 4 आम युवकों की जान चली गई, यानी आम जनता की जान चली गई। कुछ तस्वीरें वीडियो सामने आई थी दोस्तों जिसमें दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जब अटैक करने के लिए लद्दाख में लोग पहुंचे तो उन्होंने भारत के झंडे को हाथ भी नहीं लगाया दोस्तों और बीजेपी के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया, यानी भारत के तिरंगे का सम्मान करते हुए भाजपा के झंडे के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पता चलता है कि जो भीड़ थी उसे बीजेपी को लेकर एक नाराजगी थी दोस्तों। ये देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश नहीं बल्कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए किया गया था। हालांकि हिंसा को कोई भी जायज नहीं बता सकता दोस्तों और इसे जायज बताना भी नहीं चाहिए। भारत में हमेशा से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही किसी भी बात को, किसी भी मांग को सफल किया जा सका है और इसीलिए जरूरी है कि भारत में सारे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। और सोनम वांगचुक की ओर से जो बयान दिया गया है दोस्तों जिसमें उन्होंने दावा किया है कि CRPF या पुलिस के किसी जवान की ना तो मौत हुई है, ना ही उनको कोई गंभीर चोट आई है, प्रदर्शनकारियों ने उन पर कोई हमला नहीं किया। इस पर देखते हैं भाजपाइयों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ दिनों तक सोनम वांगचुक को बीजेपी के लोग बहुत बड़ा मानते थे, उनको पर्यावरणविद के तौर पर काफी सम्मानित किया जाता था, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ या यूं कहिए कि मुद्दों के आधारित बातें करनी शुरू कर दी, तब से भाजपा को अब शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2 शब्द इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें
5 अगस्त 2019 को सोनम वांगचुक ने बीजेपी के द्वारा धारा 370 हटाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी थी दोस्तों। उस समय उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी और उस तस्वीर में सोनम वांगचुक बता रहे थे कि 30 साल से हम लोग यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया जाना चाहिए, इसकी मांग कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने अच्छा किया कि धारा 370 हटाकर जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य बना दिया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस बात की जमकर तारीफ की सोनम वांगचुक ने दोस्तों और कहा कि इससे लद्दाख वालों को काफी ज्यादा प्रगति करने में मौका मिलेगा, विकास उनका होगा। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को यह बात बोली थी दोस्तों और तब से वो लगातार कई बार बीजेपी के 370 वाले फैसले का समर्थन कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन अब जब उन्होंने असली मुद्दों पर बात करनी शुरू कर दी तो उनको चाइना का एजेंट, बांग्लादेश का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, अमेरिका का एजेंट और सारे एजेंट बना दिया गया है। यानी सोशल मीडिया पर भाजपाइयों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, उसका ना सिर है ना पैर है, केवल 2 तस्वीर दिखाते हैं, बोलते हैं ये उसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। इसके बाद लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया दोस्तों। सोनम वांगचुक के 5 अगस्त 2019 के दिए गए बयान पर लोगों ने कहा कि सोनम बेवफा हो गई, यानी जो भारतीय जनता पार्टी को अब तक सपोर्ट करते थे, आज अगर असली मुद्दों पर बात करने लगे तो वही सोनम वांगचुक विदेशी हो गए और एजेंट हो गए। तो इससे ही पता चलता है दोस्तों कि किस मानसिकता के साथ देश में लोगों के खिलाफ साजिशें की जाती है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी ने इस्तीफे की पेशकश की है दोस्तों। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का विकास नहीं होता तो अधिकारी इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे तो फिर उनके पास इस्तीफा देने के बजाय और कोई उपाय नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता तो। सोचिए, रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है दोस्तों और जानबूझकर उस क्षेत्र में विकास नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर विकास होगा तो फिर राहुल गांधी का नाम आ जाएगा। राहुल गांधी 5 करोड़ जो उनको पैसे मिलते हैं दोस्तों सांसद निधि के पैसे, उसको लगाकर जो जितना हो पा रहा है उतना विकास कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास पैसे ही इतने हैं। लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार के पास पूरा बजट है दोस्तों, इसके बावजूद रायबरेली में विकास नहीं करवाया जा रहा। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि भाजपा का खुद का विधायक बोल रहा है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी के प्रति लोगों में माहौल बनाने के लिए, गलत माहौल बनाने के लिए कैसे अपने विधायक के क्षेत्र में विकास नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि वो भी रायबरेली के हैं। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।